So today we are going to what revise chapter number 7, that is directing. तो सबसे पहले ये मैं दिखा देता हूँ आपका, दिस इज माइंड मैप चार्ट, 1 पेज चार्ट। और मैं सबको ये चीज बार बार बोलता हूँ और दोबारा से आज भी बोल रहा हूँ कि प्लीज आप लोग अपना जो ना इस टाइप का नोट जरूर बनाओ, 1 पेज का या 2 पेज का रजिस्टर पे लिख के। समझ आई बातें? पॉइंट्स को लिखो, पॉइंट्स को लिखोगे तभी लर्न होगा। बीएसटी में यही है, राइट। और जितने भी केस स्टडी वगैरह भी बीएसटी में अगर आते हैं क्वेश्चंस केस स्टडी टाइप, तो उसमें भी वो अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट्स ही आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि वो केस स्टडी कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, इन सब चीजों से। तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं, देखो इस चैप्टर में टोटल जो आपको पढ़ने 5 ही टॉपिक पढ़ने हैं। ये लग रहा है बड़ा चैप्टर है, बट ऐसा कोई बड़ा नहीं है। एक्चुअली छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें बहुत सारे हैं, बट आपको जो पढ़ना है टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ना है इस चैप्टर्स में। First one is you need to study, one is meaning of, the first point is meaning of directing। second जो पढ़ना है characteristics और you can also say features of directing, ठीक है जी। थर्ड जो है वो उसका importance पढ़ना है। फोर्थ जो है principles of directing, and the fifth and last topic is elements of directing। और फर्दर यहाँ जो एलिमेंट्स है ना, वो 4 एलिमेंट्स है। दीज एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको फर्दर जो है आपके बुक के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो ये 4 जो है आपका एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। आउट ऑफ विच जब हम बात करते हैं किसका, लास्ट वाला जो आपका कम्युनिकेशंस है, कम्युनिकेशंस। तो जब कम्युनिकेशंस की बात करो तो यहाँ पे देखो मैंने ना इसके लिए आपको, एक है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशंस का ये जो इतने पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, इसमें से सिर्फ कम्युनिकेशंस का आपको जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन रीड करना है। बाकी ये जो पूरा का पूरा बैरियर्स, प्रोसेस, मेजर, ये पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है फॉर 2021 वाले एग्जाम के लिए। तो इस साल जो आपका 2021 में एग्जाम होने वाला बोर्ड का, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। कैसे, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, डिलीटेड टॉपिक्स इन डायरेक्टिंग वाला चैप्टर, राइट। तो 7 नंबर चैप्टर ये रहा डायरेक्टिंग का। इसमें इसने बोला हुआ है क्या, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। तो ये दोनों के दोनों, ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशंस वाला, तो ये दोनों आपका जो है डिलीट हो चुका है। 2 बोलो या एक ही टॉपिक बोलो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखो एक तो हमने बनाया हुआ है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, 4 टाइप्स के बैरियर्स होते थे, वो डिलीट हो चुका है। और एक है मेजर्स टू इम्प्रूव, या उसको ठीक कैसे किया जाए, हाउ ओवरकम दीज बैरियर्स। तो ये दोनों का दोनों लास्ट वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो आपको पढ़ना है सिर्फ कम्युनिकेशंस के बारे में, मीनिंग और इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है, राइट। और बाकी ये जो है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी डायरेक्टिंग के बारे में ये चीज पढ़ना है। तो डायरेक्टली सिंपली मींस क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग का मतलब इट रेफर्स टू द गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, मोटिवेशन टू स्टाफ। अपने स्टाफ को डायरेक्ट करना। भाई साहब डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट करो, किसी काम के प्रति उसको डायरेक्शन देना कि भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, इस हिसाब से काम कर, राइट। तो इट रेफर्स टू व्हाट, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड मोटिवेशंस भी साथ साथ में देना, राइट। किसको, टू स्टाफ को इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, so that staff can what अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसलिए हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, मोटिवेशन। 3 चीजें, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और मोटिवेशन, ये 3 चीजें देते हैं। कौन देते हैं, जनरली मैनेजर देता है। किसको, अपने स्टाफ को, राइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और किसके लिए, फॉर अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर गोल। समझ में आई बातें? तो ये चीजें होती हैं आपका मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। अब मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी पे आ जाओ। ये रहा आपकी एनसीईआरटी की बुक नंबर 7, राइट। तो ये है आपका बुक नंबर 7, एनसीईआरटी का बुक है 7 नंबर। तो इसमें आपको टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहला मीनिंग, सेकंड क्या पढ़ना था, कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड पढ़ना था इंपॉर्टेंस, राइट, फिर है एलिमेंट्स। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इंट्रोडक्शन या मीनिंग, तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई आपको मिलेगा इसमें से। अब थोड़े थोड़े लाइनें मैं पढ़ा देता हूँ, राइट और ना। In the ordinary sense, directing means giving instructions and guiding people in doing work. In our daily life, we comes across many situations like hotel owner directing his employees to complete certain activities for organizing function, a teacher directing his students to complete assignment, a film director directing artists or actors or actress about how they should act in the film. In all these situations, we can observe directing is done to achieve some प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई प्री डिटरमाइंड, क्योंकि हमने पहले में प्लान बनाया था, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लान बनाया, फिर हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज करा, फिर हमने स्टाफिंग करा, कौन कौन से लोगों की जरूरत है,
अगर सपोज फिल्म की बात करें तो फिल्म में जो पर्सन है, मैनेजर है, जो डायरेक्टर है, वो उसने क्या करा, बहुत सारे लोगों को हायर करा, एक्टर एक्ट्रेस का, राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टाफिंग। उसके पहले ऑर्गेनाइज करा, उसने सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करे, कैमरा, ये वो फलाना ढिमकाना, और उससे पहले उसने प्लान बनाया था कि हमें ये मूवी बनाना है, इतनी दिनों में बनाना है, राइट और नॉट। तो यू कैन सिंपली गिव एनी काइंड ऑफ एग्जांपल्स, और आप एग्जांपल के थ्रू अपने आप को समझ भी सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग सिंपली मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे ये चीजें भी आपका मीनिंग जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस कह रहा हूँ, डायरेक्टिंग। फिर आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, या यू कैन सिंपली से फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट, आप चाहो तो लिखते रहो। फर्स्ट फीचर डायरेक्टिंग से, हाँ जी, डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस। डायरेक्शन दिया ना, तो एक्शन को स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, इनिशिएटिंग एक्शंस। उसके बाद क्या है, डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग क्या होता है, हर स्टेज पे, हर लेवल पे डायरेक्टिंग होता है, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग भी क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। प्लानिंग भी होता था, ऑर्गेनाइजिंग भी होता था, स्टाफिंग भी होता था, और डायरेक्टिंग भी होता है। हर कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बार करके छोड़ दिया। और डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम, हाँ जी बताओ, डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम की तरफ होता है या बॉटम से टॉप की तरफ होता है, इसका फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और बस यही है। दीज आर दी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो यहाँ पे भी आप यही चीज देख सकते हो, दीज आर दी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मीनिंग भी पढ़ा दूंगा। डायरेक्टिंग क्या करता है, इनिशिएट एक्शंस। फिर क्या करता है, टेक प्लेस ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू, बताओ भाई बताओ, टॉप टू बॉटम। समझ में आती है बातें, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। कुछ पॉइंट याद हुआ, हाँ नहीं याद सर। हुआ, पॉइंट तो 4 याद हो गया ना। हाँ जी, डायरेक्टिंग से क्या होता है, शॉर्ट में याद करो, इसका शिफ्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है, शिफ्ट। शिफ्ट सी फॉर क्या होता है, हाँ जी, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आई फॉर इनिशिएट एक्शंस, एफ फॉर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और टी फॉर व्हाट, हाँ जी, टेक प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक प्लेस एट ऑल लेवल। शिफ्ट समझ में आते, सी फॉर माइंड में याद करो, बोलो मेरे साथ साथ, या फिर लिखो, या कुछ भी करो। हाँ जी, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आई फॉर क्या होता है, इनिशिएट एक्शन, हाँ जी, एफ फॉर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और टी फॉर टेक प्लेस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब इसके बारे में अगर दो दो लाइन पढ़ना चाहो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे फटाफट रीड करा देता हूँ, दैट्स इट। मीनिंग आपको समझा दिया, आप समझ जाओगे इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखो फटाफट ध्यान से पढ़ो जरा। डायरेक्टिंग is a key managerial function. A manager had to perform these functions along with the planning, organizing, staffing, controlling. While discharging his duties, the organizations, while other functions prepare a setting for action, directing initiative in the organizations. फिर क्या, take place at every level. Every manager from top executive to supervisor perform the functions of directing. The directing take place whenever superior और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। जहां पे भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, मैनेजर स्टाफ का रिलेशनशिप होता है, मैनेजर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, वहां पे डायरेक्टिंग होता ही होता है, सभी लेवल पे। लेकिन डायरेक्टिंग कौन देगा, जो टॉप लेवल के मैनेजर है, नीचे वाले स्टाफ नहीं, जो टॉप लेवल के मैनेजर है। तो कई सारे मैनेजर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो हर मैनेजर जो है अपने स्टाफ को डायरेक्ट करता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये तो आप आसानी से लिख सकते हो, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होती है। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ होता है, ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ जनरली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कंपनी होता है इनफाइनाइट होता है, जब तक वो बाउंड अप ना हो जाए। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन्फोसिस, टाटा, भेल, HLL, एंड द मैनेजर्स मे चेंज बट द डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू, बिकॉज विदाउट डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज नॉट कंटिन्यू फर्दर। भाई साहब, डायरेक्टर चेंज हो सकता है, डायरेक्टर या मैनेजर, बट डायरेक्टिंग कभी चेंज नहीं होता। मैनेजर चेंज होगा, जो पुराना मैनेजर होगा वो अलग तरीके से डायरेक्ट कर रहा था, जो नया आएगा वो भी फिर डायरेक्टिंग करना स्टार्ट करेगा, वो चला गया और तीसरा है तो वो भी डायरेक्टिंग करेगा। लेकिन डायरेक्टिंग क्या, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, राइट। तो मैनेजर कैन बी चेंज और शिफ्ट, बट डायरेक्टिंग कैन नॉट बी चेंज, और यू कैन से डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
आगे लिखा हुआ है क्या, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये भी आसान है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएट एट टॉप लेवल एंड फ्लो टू द बॉटम थ्रू organizational hierarchy. It means every manager can direct his immediate subordinate and take instructions from immediate boss, राइट। तो हमेशा इंस्ट्रक्शन ऊपर वाले से लिया जाता है, लेकिन डायरेक्शन नीचे वाले को दिया जाता है। तो टॉप टू बॉटम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आसानी से आप इसमें दो दो लाइन लिख सकते हो, इनिशिएट एक्शंस और साथ में क्या है, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व है, क्यों डायरेक्टिंग किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट और नॉट। तो ये रहा, इसके 5 इंपॉर्टेंस है, इसके 5 इंपॉर्टेंस है, ध्यान से पढ़ो जरा क्या क्या लिखा हुआ है, फटाफट बताओ जल्दी से। इसमें भी लिखा हुआ है इनिशिएट एक्शंस, इसमें भी लिखा हुआ है इनिशिएट एक्शंस। आगे लिखा है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, और फैसिलिटेट्स चेंजेस, हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट की नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो कुछ भी, यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट की बना सकते हो, राइट। एस यहाँ से ले सकते हो स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट चेंजेस सी ले सकते हो, मोटिवेशन एंड लीडरशिप तो यहाँ से एम ले सकते हो या एल भी ले सकते हो, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स तो आई ले सकते हो और आई फॉर एक्शंस भी ले सकते हो या ए भी ले सकते हो। तो जो मर्जी आप बना सकते हो, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। बट नहीं बनाओगे तो कुछ चीजें आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ चीजें आप खुद से भी थोड़ा सा जो है शॉर्ट की वगैरह जहाँ पे ना है वहां पे आप बनाने का कोशिश करना। खुद का शॉर्ट की बनाया हुआ ज्यादा दिनों तक लर्न रहता है, राइट और नॉट। हाँ जी, किसी का क्या डाउट था भाई, सी नो सर, सुरभि मिनल एक स्कूल के हैं, अकाउंट बेस्ड इको का है, होली क्रॉस, अच्छा ओके ये पुराना है। हाँ जी, तो इसके अंदर अगर आप पढ़ना है एनसीईआरटी से तो दो दो लाइनें मैं रीड करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग जो लिखा हुआ है वो क्या है, ध्यान से पढ़ो, इसको रीड ही करना पड़ेगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, मैंने 20 से पॉइंट बनाया हुआ था। इनिशिएट एक्शन बनाया हुआ था, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स बनाया हुआ था, ठीक है जी, याद करने के लिए, राइट। फिर यहाँ पे गाइड्स एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल कैपेबिलिटी, मोटिवेशन एंड, जो मैंने बताया था उसमें मोटिवेशन एंड लीडरशिप। फिर इसमें है क्या, इसके अंदर फोर्थ वाले में ये पढ़ोगे तो इसमें आपको पॉइंट जो है मिल जाएगा, हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो आपका जो इंपॉर्टेंस है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है यहाँ पे, डायरेक्टिंग हेल्प्स to initiate action by people in the organization towards attainment of desired objectives. For example, तो example आप पढ़ लोगे, if supervisor guides his subordinates and clarity their duties, or you can say doubts, right, in performing any kind of task in any organizations, it will help what workers, it will help workers to achieve work target given to him। जो भी employee को target दिया गया है वो अचीव करने में क्या होता है, हेल्प मिलता है किसको, स्टाफ को, एम्प्लॉय को। कब मिलता है हेल्प, जब एक मैनेजर उसको डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। सेकंड क्या है, डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टिंग से क्या क्या चीजें होती हैं, तो सेकंड है क्या, integrates employee efforts in the organizations in such a way that every individual efforts contribute toward the organizational performance या to the organizational performance. Thus, it ensures that individual work for organization goal. For example, a manager with good leadership abilities will be in the position to convince the employee working under him that individual efforts and team efforts will lead to achievement of the organizational goal। जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं, अगर बढ़िया लीडरशिप होता है तो अच्छा लीडरशिप वो अच्छा लीड करेगा अपने जूनियर स्टाफ को, तो जाहिर सी बात है सब में आपको ये लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाता है, अच्छे तरीके से अचीव होता है। नेक्स्ट है क्या, डायरेक्टिंग, हाँ जी, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। अगर बढ़िया डायरेक्टर होता है, अगर बढ़िया मैनेजर होता है, तो वो अगर अच्छे तरीके से गाइड करेगा, अच्छे तरीके से अगर उसको मोटिवेट करेगा, तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़ जाता है, और परफॉर्मेंस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव गोल जो है आसानी से क्या होता है, अचीव होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशंस। Generally, people have a tendency to resist change in the organization. Effective directing through motivations, communication, leadership helps to reduce such resistance and develop required cooperation in introducing changes in the organizations. For example, if a manager wants to introduce new system of accounting, there may be initial resistance from accounting staff, but if manager explains
The purpose of providing training motivate the additional reward, thus employee may accept the changes। क्या मतलब, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना है, राइट और नॉट, तो चेंज लाना है, तो चेंज जब भी आता है ना, तो जो पुराने स्टाफ होते हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो जल्दी से चेंज लाना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन कोई अच्छा डायरेक्टर होता है, कोई अच्छा मैनेजर होता है, तो उनको समझाता है कि भाई साहब चेंज लाएंगे तो चेंज से अल्टीमेटली हमारा फायदा ही होगा, हमारा काम और आसान ही होगा, आपको कोई बर्डन नहीं होगा। तब जाके फिर क्या हो जाता है, सारे स्टाफ एम्प्लॉय लोग आसानी से उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है, डायरेक्टिंग ऑल्सो फैसिलिटेट्स व्हाट, हाँ जी, इंट्रोडक्शन ऑफ changes in the organization। and last है क्या, effective directing helps to bring stability and balance in the organization since it foster cooperation and commitments among the people and helps to achieve balance among various groups activities and the department। कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनको बैलेंस करना, उनको स्टेबल करना, राइट, ये सारे काम कौन करेगा, अगर बढ़िया डायरेक्शंस मिलेगा तो सारे स्टेबल रहेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाते। तो डायरेक्टिंग से क्या होता है, हेल्प्स इन व्हाट, स्टेबिलिटी, राइट और नॉट, तो ये चीज भी हमारा होता है। तो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। हमने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने, अगर आप देखोगे तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 पॉइंट्स। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ। फर्स्ट वन इज मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब क्या, मैं बार बार बोलता हूँ जानबूझ के, ताकि आपको कई चीजें लर्न हो जाए। डायरेक्टिंग सिंपली मींस इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और मोटिवेशंस टू देयर स्टाफ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, काम करेंगे टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फिर हमने पढ़ा था फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक में 4 कैरेक्टरिस्टिक है। शिफ्ट, शिफ्ट सी फॉर कंटीन्यूअस प्रोसेस। आई फॉर क्या होता है, आई फॉर जल्दी से बताओ फटाफट, हाँ जी, आई फॉर इनिशिएट एक्शंस। उसके बाद है क्या, एफ, एफ फॉर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टी फॉर क्या था हमारा, टेक प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। टोटल हमने कितने, 8 प्रिंसिपल्स थे यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल्स के पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़ लिया था, राइट और नॉट। तो इसमें इंपॉर्टेंस नहीं लिखा हुआ है, ओके, ये रहा इंपॉर्टेंस, सॉरी, थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस। तो हमने इंपॉर्टेंस क्या क्या पढ़ा भाई, डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंस है। तो इससे क्या होता है, इनिशिएट एक्शंस, इसमें भी इनिशिएट एक्शन। फिर है क्या, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स, मोटिवेशन, लीडरशिप, फैसिलिटेट्स चेंजेस एंड हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, फैसिलिटेट्स चेंजेस, मोटिवेशन एंड लीडरशिप मिलता है एम्प्लॉइज को, और इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय का एफर्ट्स और इनिशिएट एक्शंस। इन सब से क्या होता है, अल्टीमेटली आपको सबको किस हिसाब से लिखना है, सो दैट इन सब चीजों से ऑर्गेनाइजेशन का गोल वगैरह क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, गोल, सारी चीजें फुलफिल होता है, अचीव होता है। समझ में आएगी बात है। हम फिर 4th पॉइंट पे पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो दिस इज द 4th पॉइंट इन एनसीईआरटी बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर 8 पॉइंट्स हैं, दैट मींस कि 8 प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता था, राइट और नॉट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है, राइट और नॉट। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग गुड एंड इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज अ चैलेंजिंग टास्क एज इट इन्वॉल्व्स मेनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैनेजर हैव डील विद द पीपल विद द डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, अलग अलग स्टाफ होते हैं, अलग अलग जगहों से आ रखे होते हैं। तो उनको डील करना एक मैनेजर को क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होता है। एक मैनेजर जो उन सबको डील करता है, वो बड़ा डील करना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, राइट और नॉट। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग दिया गया है, जिसकी जिस प्रिंसिपल को अप्लाई करके मैनेजर जो है इस सिचुएशंस को डील करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस द डायरेक्टिंग टेक्निक दैट हेल्प मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी इंडिविजुअल स्टाफ एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं ना, तो इन अलग अलग लोगों का अलग अलग कैपेसिटी होता है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, उनकी अलग अलग क्या होती है, एफिशिएंट लेवल होता है। तो एक मैनेजर जो होता है वो अगर सही डायरेक्शन देगा, तो उनका जो एफिशिएंट है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो पावर है, वो एम्प्लॉय के एफिशिएंसी को अच्छे से यूज कर सकता है, उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का मतलब है इंडिविजुअल लोगों का जो मेहनत होता है, उसको, उसका मेहनत जो है ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, तो मैक्सिमम क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। तो मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किसके प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, राइट और नॉट। तो ये चीजें, इसके लिए जो डायरेक्टर होता है ना, टाइम टाइम पे मोटिवेशन देते रहता है, अवार्ड भी देता है, प्राइजेस भी देता है। जैसे आपने सुना होगा ऑफिस वगैरह में क्या होता है ना, कि वीक वीक ऑफ द एम्प्लॉई,
मंथ ऑफ द एम्प्लॉय, इस टाइप का अवार्ड वगैरह दिया जाता है, कई बार कुछ पैसे भी दिया जाते हैं, कई बार गिफ्ट्स भी दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मोटिवेटेड रहता है एम्प्लॉय लोग और बहुत अच्छे से काम कर सकता है और करता है। फिर सेकेंड है क्या, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, very often we find that individual objectives of employee and the organization objectives as understood are conflict to each other. For example, an employee may expect attractive salary and monetary benefits to fulfill his personal needs, but organizations may expect employees to improve productivity to achieve expected profit. But good directing should provide harmony. Harmony simply मतलब होता है ना कि दोनों के बीच सामंजस्य का स्थिति जो होता है, राइट, दोनों के बीच की अच्छा रिलेशनशिप बनाना, मैनेजर और स्टाफ के बीच, और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन और इंप्लॉइज या स्टाफ के बीच। क्योंकि भाई कई बार क्या होता है, स्टाफ का एक्सपेक्टेशन अलग होता है, वो चाहता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, लेकिन एक मैनेजर क्या सोचेगा, मैनेजर चाहेगा कि उस इंप्लॉय से ज्यादा हम काम करा पाए या अच्छा काम करवा पाए, राइट। तो इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, तो उसको ठीक करना ये कौन करवाता है ठीक, डायरेक्टिंग की वजह से। अगर अच्छा डायरेक्शन होएगा तो क्या करेगा वो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होगा। तो हार्मनी, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, दोनों के ऑब्जेक्टिव के बीच हार्मनी का सिचुएशंस बनाना, राइट। हार्मनी का मतलब, हाँ जी, अच्छा रिलेशनशिप बनाना, तालमेल बनाना। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। तो डायरेक्टिंग से क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड ही होता है। जाहिर सी बात है, कोई एक पर्सन डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा सभी लोगों को, तो इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, एक आदमी के अंडर कंट्रोल में रहेगा, एक ही आदमी उसको कमांड करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। So this principle insists that a person in organization should receive instructions from one supervisor या one superior person, right? If instructions are received from one, then one, it creates confusion, conflict and disorder in the organization। मतलब कि एक से ज्यादा, more than one से अगर इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कंफ्यूजन होगा, डिसऑर्डर पैदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक पर्सन से इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो वो काफी अच्छा होता है। फिर है क्या, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। डायरेक्शन की टेक्निक में अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए। दैट मींस कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, appropriate motivational and leadership technique should be used while directing the people based on subordinate needs, capabilities, attitudes and other situation variables. For example, some people money can act as a powerful motive। किसी लोगों के लिए पैसा, मनी जो होता है वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल फोर्स होता है। और यू कैन से, जब अगर किसी को हम बढ़िया सैलरी देते हैं, कई बार 100 रुपए ज्यादा गिफ्ट दे दिया, कई बार 1000 रुपए का गिफ्ट दे दिया हमने वीक के एंड में, तो वो एम्प्लॉय क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, फिर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, राइट और नॉट। तो ये क्या होता है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। तो इस तरीके से क्या करते हैं मैनेजर लोग जो है, डायरेक्शन वगैरह मोटिवेट वगैरह करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दियर सिचुएशन। फिर आगे क्या है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। भाई साहब कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होता है। किसी से अगर काम कराना है, किसी इंप्लॉय से बढ़िया से काम कराना है, तो भाई साहब उससे बढ़िया से बात करना बड़ा जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर सही से आप उससे बात नहीं करते हो तो कई बार क्या होता है, स्टाफ जो है, एम्प्लॉय जो है, सही से काम करके नहीं देता है, राइट ना। तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, इसीलिए हमें इसमें कम्युनिकेशन का भी पॉइंट पढ़ना था, जो कि आपका हट गया है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो सब होता था, वो सब इसमें आने वाला। इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स in the organization make direction effective. Directing should cover convey clear instruction to create total understanding to the subordinate, though proper feedback and manager should ensure the subordinate understand the instructions clearly। जो भी instructions वो देता है, right, तो instructions देने का भी एक तरीका होता है, एक आइडिया होता है, right or not। तो वो बढ़िया communications के थ्रू अगर instructions देगा, बेस्ट कम्युनिकेशंस के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय स्टाफ के समझ में आसानी से आएगा, अच्छे से आएगा, तो फिर उस काम को सही से करेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर डायरेक्शन दिया, कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं है, राइट और नॉट, तो आधा डायरेक्शन पहुंचा, आधा नहीं पहुंचा, तो वो काम जो है गलत करके दे देता है। समझ आई बात है। किसी को मैंने बोला भाई साहब कि ये काम इस हिसाब से करना है, लेकिन हमने हमारा जो कम्युनिकेशंस है एज अ मैनेजर, हमने किसी स्टाफ को बोला, अगर सही से कम्युनिकेट नहीं किया तो वो फिर उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है क्या, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब और फॉर्मल का मतलब अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट यहाँ सिंपली ये समझना, इनफॉर्मल का मतलब कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है, कैसे भी किसी भी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे देना, राइट। तो दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल। तो यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अ मैनेजर शुड रियलाइज दैट इनफॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही शुड स्पॉट। इसके बारे में थोड़ी देर में और डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखो जनरली फॉर्मल में क्या होता है ना, एक ग्रुप वाइज होता है। तो फॉर्मल का क्या होता है, एक ग्रुप बना होता है, तो उसको अगर कोई बात हमें पहुंचाना है
तो ऊपर वाले ने नीचे को बोला, नीचे वाले ने फिर नीचे वाले को बोला, फिर नीचे वाले ने नीचे वाले को, इस हिसाब से। या हमें हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आना है या हमारे पास कोई चीज आनी है, राइट, बड़े मैनेजर के पास, तो नीचे वाले ने अपने से ऊपर वाले को, फिर वो उसने ऊपर वाले को, फिर उसने ऊपर वाले को दिया। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल, एक फॉर्मल तरीका है, चेन बना हुआ। इनफॉर्मल क्या होता है भाई, अगर किसी एक ग्रुप को किसी और से कोई बातें पता चला, उस पर्सन को किसी और से कुछ बातें पता चला घूम फिर के, राइट, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, वो इनफॉर्मल चीजें होती है। तो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल दोनों चीजें ऑर्गेनाइजेशन में होना बड़ा जरूरी होता है, ये चीज इसमें बोला है। फिर है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है कि व्हाइल डायरेक्टिंग दी सबऑर्डिनेट्स मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुड लीडरशिप का क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडरशिप, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, कोई भी डायरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टर जो डायरेक्टिंग करता है, जो मैनेजर डायरेक्टिंग करेगा, राइट, उस मैनेजर के पास लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, जो लीड कर पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, देखो, अब जैसे मान लो आपके स्कूल में मॉनिटर कौन बनता है, ऐसे अचानक मॉनिटर नहीं बना देते। उस पर्सन को मॉनिटर बनाया जाता है जो, अगर टीचर ना हो, क्लास ना हो सर रहा हो, जो तो सबसे अपने, बेकार हो ना हाँ, क्लास का स्टूडेंट, वही अच्छा, वही बनता है। ओके ओके, ठीक है, वो तो बना दिया जाता है आप लोगों ने, लेकिन जनरली किसको बनाया जाता है अच्छे अच्छे स्कूल्स में और सही जगहों पे, जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी होती है। मान लो कल को कोई क्लास ना हो रहा, तो वो कंट्रोल कर पाए, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तो उस इंसान को जनरली जो है डायरेक्टर बनाया जाता है। तो जो भी डायरेक्टर होता है, सॉरी, जो भी मैनेजर डायरेक्टिंग का काम कर रहा होता है, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, इसने ये बोला है। फिर क्या, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है, mere giving an order is not sufficient. Manager should follow it up by reviewing continuously whether orders are being implemented accordingly and any problems are being encountered or not. Simply you can say कि जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो डायरेक्शन दिया है अपने स्टाफ को, उसको वो फॉलो अप भी करेगा। फॉलो अप सिंपली मतलब होता है चेक करना, इन्वेस्टिगेशन करते रहना, देखते रहना कि भाई जो मैंने बोला है उसी हिसाब से अपना जो छोटा हमारे नीचे जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है उसको दोबारा से ठीक कराना, ये चीजें होती है। दीज आर कॉल्ड व्हाट, फॉलो अप। समझ में आई बातें यहाँ तक, हाँ या ना, बताओ भाई बताओ। तो दीज आर दी 8 व्हाट। अब यहाँ से अगर आप देख लो शॉर्ट में, 8 हमने पढ़ा, 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहला क्या था, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि इंडिविजुअल लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, उसके एफिशिएंसी को, उसके काम को, ऑर्गेनाइजेशनल के प्रति, राइट। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इंप्लॉई का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग होता है, राइट। तो उन दोनों के ऑब्जेक्टिव के बीच हार्मनी लाना, मतलब कि बढ़िया रिलेशनशिप बनाना, कोऑर्डिनेशंस करना। इंप्लॉई का ऑब्जेक्टिव होता है सैलरी ज्यादा पाना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है काम ज्यादा से ज्यादा कराना, अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना, राइट। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव में तालमेल बनाना, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर है क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर कोई एक पर्सन डायरेक्टिंग का कमांड देगा अपने स्टाफ को तो बढ़िया रहता है। मोर देन वन होता है तो उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, राइट और नॉट, फिर काम सही से नहीं होता है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, जो भी टेक्निक है डायरेक्टिंग का, उसमें अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, राइट। अप्रोप्रिएटनेस मतलब कि सारी चीजें अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता है। मैनेजरियल कम्युनिकेशंस, तो जो मैनेजर है वो, उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। डायरेक्टिंग का कम्युनिकेशन, जो भी वो इंस्ट्रक्शंस, जो भी वो गाइड देगा अपने स्टाफ को, तो वो एक बढ़िया कम्युनिकेशन का मतलब कोई भी चीज पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, तो बेस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू होना चाहिए। मतलब कि थोड़ा पोलाइटली बोले ताकि काम जल्दी कर पाए, या फिर थोड़ा सा उस हिसाब से बोले ताकि जो उसका जूनियर स्टाफ वगैरह है वो अच्छे से उस काम को कंप्लीट कर पाए। फिर है क्या, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे कंपनी में होना चाहिए, ये बेनिफिशियल होता है कई बार, राइट। लीडरशिप का मतलब डायरेक्टिंग को, जो मैनेजर है who direct in our organization, who direct in any organization should be a good leadership quality. फॉलो थ्रू का मतलब जो भी हमने इंस्ट्रक्शन, जो भी डायरेक्शन, जो भी गाइड दिया है अपने स्टाफ को, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना, इन्वेस्टिगेट करते रहना कि उसी के अकॉर्डिंग हमारा जूनियर स्टाफ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसमें उसको ठीक करवाना सारी चीजें। तो these are the principles of directing. And the last and fifth topic is elements of directing. डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, हाँ जी, इस चैप्टर्स के लिए। इसी के आगे यही 4
जो आपका एलिमेंट्स है, इसी के बारे में हमें सारी चीजें पढ़ना है। फर्स्ट सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग से रिलेटेड 4 एलिमेंट्स है भाई साहब। सुपरविजन होना चाहिए, सुपरविजन, मोटिवेशन होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसके बारे में अब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई साहब सबसे पहला जो मेन है वो सुपरविजन क्या है। ध्यान से सुनना, सुपरविजन का मतलब क्या है। तो दीज आर दी फिफ्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। फिर उसके अंदर सब पार्ट्स हैं, राइट और नॉट। तो इस हिसाब से आप अपना नोट्स बनाओगे। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है। तो सुपरविजन का मतलब क्या, द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टैंड इन टू वेज। फर्स्टली इट कैन बी अंडरस्टैंड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड सेकेंडली एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय द supervisor in the organizational hierarchy. Supervision being an element of directing, every manager in the organization supervise his or her subordinates. In the sense, supervision can be understood as the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objective. भाई सुपरविजन, सुपरवाइजर का नाम सुना है। सुपरवाइजर लोग क्या करता है, अपने से जूनियर स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है। वैसा डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस देना। तो जो सुपरवाइजर लोग हो गया, तो सुपरवाइजर लोग जो अपने से नीचे स्टाफ को, वर्कर्स को जो डायरेक्शन देगा उसको सुपरविजन कहते हैं। सिंपल सिंपल बात ये। तो डायरेक्टिंग के अंदर ही सुपरविजन आता है, राइट और नॉट। आगे क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स, छोटा स्टाफ, नीचे का स्टाफ, एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ द वर्क टारगेट। कि उसको क्या करना, चेक करते रहना, देखते रहना, इंस्पेक्ट करते रहना, जो भी डायरेक्शन दिया है सबऑर्डिनेट्स को उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे ऑप्टिमम क्या करना, यूटिलाइज करना रिसोर्स का, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, या यू कैन से हमारा जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव हो जाए। सेकेंडली क्या होता है, सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सुपरवाइजर, अ मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई सुपरवाइजर का भी क्या पोजीशन होता है, एज अ मैनेजर होता है, ठीक है, एट ऑल लेवल, ठीक है, एट दी ऑपरेटिंग लेवल। जो ऑपरेटिंग लेवल पे जो मैनेजर होते हैं उससे सुपरवाइजर किया जाता है। सर हमने 3 लेवल पढ़ा था मैनेजमेंट का, याद है कौन कौन सा, जल्दी से बताओ सभी लोग। मैनेजमेंट के 3 लेवल, सभी लोग बताओ फटाफट। मैनेजमेंट का 3 सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल होते हैं, जल्दी से टाइप करके एक बार बताओ भाई, चैट बॉक्स में सभी लोग। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता था, कौन कौन सा बताओ भाई, बताओ। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी नहीं नालायक, ऑपरेशनल लेवल होता था। सब भूल भुला गए, बताओ, इतना आसान सा चीज। हाँ जी, टॉप मिडल ऑपरेशन, वेरी गुड पल्लवी। हाँ नालायक, टॉप लेवल, मिडल लेवल और ऑपरेशनल लेवल होता था, ठीक है भाई। अब तो याद रहेगा। करके भेज रहे हैं आपको। अब जो ऑपरेशनल है, अब जो ऑपरेशनल लेवल जो होता था उसी में हमने बोला था फोरमैनशिप होता था, याद है कुछ, फोरमैनशिप। और फोरमैनशिप को 8 कैटेगरी में बांटा था, ये भी याद है किसी को या याद नहीं है भाई साहब। हाँ जी बताओ, पर्सन इंचार्ज और, हाँ जी, पर्सन इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, बोलो भाई बोलो। फिर इसमें कौन कौन से होते थे, 4 होते थे, याद आ रहा है किसी को, चेक करो जरा पुराने चैप्टर का नालायक। गैंग बॉस, कुछ कुछ याद आ रहा है। हाँ जी, डिसिप्लिन ऑफिसर, वेरी गुड। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शंस कार्ड, वेरी गुड। रूटीन क्लर्क, फील्ड बॉस, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा पीछे भी देखते चले जाओ, रिवाइज होता रहेगा। ये सारी चीजें याद रख लेना है आपको, कौन सी चीजें कहाँ पे आती है। किसी ने फोटो भेजा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सही है। लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में ना ऑपरेशन लिखा है, तो आप वही चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ऑपरेशनल लेवल में जो फोरमैन आ गया, तो फोरमैन ये भी क्या होता है, एक तरीके से मैनेजर होता है ये। और इसके साथ साथ में जो हमारा और मैनेजर है उसको हम सुपरवाइज भी बोलते हैं, सुपरवाइजर। उसके नीचे सारे क्या आते हैं, स्टाफ और वर्कर्स वगैरह आते हैं, राइट। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, ये ऑपरेशनल मैनेजर का मतलब क्या होता है, इन सबको ऑपरेशनल मैनेजर बोलते हैं। फोरमैनशिप हो, सुपरवाइजर लोग हो, तो ये सारे, तो हम डायरेक्टली सुपरवाइजर नहीं बोलेंगे। जब जब क्वेश्चन आएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो हमें लिखना तो ये है अकॉर्डिंग टू, तभी इसीलिए आंसर में जो होता है 5 नंबर के
सवाल में थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का ऊपर नीचे जो होता है इसी की वजह से होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट इस हिसाब से लिखना है। फिर उसके बाद तो ये जो सुपरवाइजर होता है ये भी क्या है, ये ऑपरेशनल मैनेजर होता है। फिर इसके अंदर क्योंकि ये काम कराता है, ऑपरेशंस कराता है लोगों से, वर्कर से, स्टाफ से, राइट और नॉट, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और इसमें भी ये जो गैंग बॉस, क्लर्क बॉक्स, तो ये सब भी मैनेजर ही होता है, ये अपने नीचे इम्प्लॉय को काम कराता है, राइट। तो यही चीज यहाँ पे रिलेटेड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज बताया कि जो सुपरवाइजर इज कवर्ड अंडर ऑपरेशनल लेवल, राइट, तो वो भी मैनेजर ही होता है, ठीक है जी। तो ये चीजें था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ जी, सुपरवाइजर का मीनिंग पढ़ रहे थे, राइट और नॉट। तो इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है भाई, सुपरवाइजर की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सिंपल सिंपल आप इस हिसाब से समझ सकते हो। तो इसका इंपॉर्टेंस है क्या, ध्यान से पढ़ो, दीज आर एक्सप्लेन बिलो। सबसे पहला क्या है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस with workers. A good supervisor acts as a guide, friend and philosopher to the workers. क्योंकि भाई सुपरवाइजर होता है तो उससे क्या होता है बताओ भाई, उससे क्या चीजें होती है, क्या फायदा होता है, या उसका इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सुपरवाइजर ही वो इंसान है जो अपने से छोटे वाले, जो नीचे के जो वर्कर्स लोग होते हैं उनको डे टू डे गाइड करता है। डे टू डे कॉन्टैक्ट में कौन रहता है, एक सीनियर मैनेजर नहीं रहता, सीईओ। भाई मुकेश अंबानी जो उसके फैक्ट्री में एम्प्लॉय हैं, क्या उसे डेली मिलता रहता है क्या, नहीं। क्या उसको इंस्ट्रक्शन देता है, नहीं। जो एक सुपरवाइजर होगा फैक्ट्री में, ठीक है, वो उसको डे टू डे इंस्ट्रक्शन देगा, डे टू डे कॉन्टैक्ट करते रहेगा, बातचीत करते रहेगा, फ्रेंडली व्यवहार बनाता रहेगा उससे, राइट, उसको गाइड करते रहता है। समझ में बात है, उसका मोटिवेटर, फिलोसफर वही होता है। यस, क्लोज कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉय, वेरी वेरी गुड पल्लवी, बिल्कुल सही जवाब। तो सुपरवाइजर का क्या होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉयज या वर्कर होता है। सेकंड क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। भाई सुपरवाइजर ही वो इंसान है जो क्या करता है, लिंकिंग का काम करता है। एक जो हायर मैनेजर है और एक सबसे जो नीचे वाला जो स्टाफ है, कौन, नीचे वाला जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसके बीच एक सुपरवाइजर है, राइट। तो सुपरवाइजर क्या करता है, एम्प्लॉय के डिमांड को ऊपर वाले मैनेजर तक पहुंचाता है, या मैनेजर का इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस वो नीचे वाले एम्प्लॉयज को पहुंचाता है। तो ये क्या काम करता है सुपरवाइजर, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, राइट और नॉट। फिर है क्या, सुपरवाइजर प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग। एक सुपरवाइजर ही वो इंसान है जो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं इन सबके बीच में क्या बनाता है, एक ग्रुप यूनिट बनाता है, ग्रुपिंग करता है, एक यूनिट बनाता है, राइट, जिससे किसी भी काम को क्या किया जाता है, हाँ जी, किसी भी काम को, हाँ जी, करने में हेल्प मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिलता है, या फिर वर्कर्स को कंट्रोल कौन करता है, तो वही सुपरवाइजर कंट्रोल करता है। फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा, सुपरवाइजर इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू दी टारगेट सेट। जो भी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का या ऊपर के जो मेन बॉस, मेन मैनेजर जो है, जो टारगेट दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को करने का, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट दिया गया है उसको एम्प्लॉय से, वर्कर से, स्टाफ से कौन करवाता है, उसको अचीव कौन करवाता है उस टास्क को, तो सुपरवाइजर ही करवाता है। फिर है क्या, क्योंकि सुपरवाइजर अल्टीमेटली कर क्या है, वो डायरेक्शन ही तो दे रहा है, वो भी तो डायरेक्टिंग ही देता है, इसलिए डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स है, दीज आर दी 4 एलिमेंट्स, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, और लास्ट में क्या था एक बताओगे, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, और फोर्थ डायरेक्शन क्या था, जल्दी से बताओ भाई। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, और फोर्थ कम्युनिकेशन। वेरी वेरी गुड, सही जवाब, बहुत बढ़िया, समझ आई बातें। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंस। आगे क्या है, सुपरवाइजर प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब। भाई एक सुपरवाइजर ही वो इंसान है जो किसी भी एम्प्लॉय को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, ऑफ द नहीं, भाई काम कराते कराते उसको ट्रेनिंग। सपोज कोई नया एम्प्लॉय हायर कर लिया, कोई 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 अनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय, अगर सपोज मैं घर बनवा रहा हूँ तो किसी मेरे को लेबर की कमी हो गई, तो सुपरवाइजर ने एक नया लेबर हायर किया, सपोज उसका पहला दिन है। भाई ऐसा इंसान भी तो है, जितने भी इंसान है जो भी काम करते हैं वो कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम किया होगा, तो पहली बार जब कोई काम करता है तो उसको गाइड, उसको ट्रेनिंग कौन देता है, सुपरवाइजर ही देता है। और वो कौन सा ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब का मतलब उसी टाइम पे जॉब कराते कराते उसको ट्रेनिंग देता है। समझ में आती है बातें। और इसके बाद क्या है, सुपरवाइजर लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन।
सुपरवाइजर ही वो इंसान है जो एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को मोटिवेट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है काम करने के लिए। समझ में आई बातें? तो कौन करवाता है? ये सुपरवाइजर ही कराता है। उसके बाद अ गुड सुपरवाइजर एनालिसिस द वर्क परफॉर्म एंड गिव्स फीडबैक। और सुपरवाइजर ही वो पर्सन है जो क्या करता है, जो भी एम्प्लॉइज ने काम किया उसको एनालिसिस करता है। सपोज मैंने बिल्डिंग बनवाने के लिए बहुत सारे वर्कर हायर करे थे, राइट? तो लेबर लोगों ने बिल्डिंग बना के तैयार कर दिया। तो जो सुपरवाइजर है वो सुबह आता है, शाम को आता है और चेक करता है सिर्फ कि हाँ ये दीवार टेढ़ी तो नहीं बनाया है, यहाँ पे प्लास्टर किया है वो सही तो नहीं किया है, मतलब खराब तो नहीं किया है, पेंटिंग जो कर रखा है सही से किया है कि नहीं किया है, तो वो चेक करेगा। और फिर फीडबैक किसको देगा? फीडबैक अपने से ऊपर वाले पर्सन को फीडबैक देगा, या फिर फीडबैक किसको देगा? नीचे वाले वर्कर्स को देगा कि भाई देख तूने ये काम सही से नहीं करा, इसको दोबारा कर, राइट और नॉट? तो वो चेक करता है और फीडबैक भी देता है। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? इंपॉर्टेंस ऑफ किसका इंपॉर्टेंस था जल्दी से बताओ? सुपरवाइजर का। तो सुपरविजन का मीनिंग पढ़ा हमने और सुपरवाइजर का सुपरविजन का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा। तो सुपरवाइजर क्या कराता है? डे टू डे कॉन्टेक्ट विद द स्टाफ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंश्योर्स परफॉर्मेंस, सेट टारगेट, इन्फ्लुएंसिंग वर्कर्स, उसके बाद एनालिसिस ऑफ वर्क एंड फीडबैक, और क्या था हमारे पास? ग्रुप एक्टिविटी और गुड गुड कॉन्टैक्ट कराता है, डे टू डे कॉन्टैक्ट कराता है, और लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंस। आई होप ये जो हाईलाइट किया है मैंने पॉइंट, इससे आपको ये चीजें याद हो गया होगा, इससे आप चीजें आसानी से याद रख सकते हो। समझ में आई बातें? तो ये सारी चीजें थी। बस सुपरविजन कंप्लीट हो गया, हम बढ़ते हैं कौन सा? मोटिवेशन की तरफ। तो मोटिवेशन एक है, दूसरा लीडरशिप है, और तीसरा जो है कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़ना है, बाकी तो कट ही गया है, फॉर्मल इनफॉर्मल ये सारी चीजें, राइट और नॉट? तो सेकंड जो हमारा बी पॉइंट जो है किसका, हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का जो सेकंड एलिमेंट्स है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आप खुद ही बता सकते हो, बताओ भाई बताओ, कोई है जो मोटिवेशन का मीनिंग बताएगा मेरे को? फटाफट लिख के बताओ। अभी 9 नहीं बजा है, अभी भी आधे घंटे हम आराम आराम से अच्छे से समझ के आज क्लासेस कर रहे हैं अपनी। जल्दी से बताओ क्विकली। किसी को बोर होना फील हो जाएगा, किसी के दिमाग के ऊपर से जाना स्टार्ट होगा तो वो मेरे को बता देना, ठीक है ना? फिर अपनी क्लास एंड कर लेंगे। ओके, तो बताओ बताओ, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बाकी मोटिवेशन का मीनिंग कोई जल्दी से बताओ मेरे को। मोटिवेशन का मीनिंग बताओ भाई जल्दी से, क्विकली। मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? हाँ जी, मोटिवेशन का मीनिंग बताओ। हमारे पास ये वाले भी नोट्स है, इससे भी आप पढ़ सकते हो। इसमें 2-2 लाइन लिखा हुआ है बड़ा अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से ये मैंने नोट्स चार्ट बनाए हुए। एक तो चार्ट है और ये मेरा नोट्स है, और बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जानबूझ के सीबीएसई के बुक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने सीबीएसई का बुक नहीं पढ़ा है, कई बच्चे सीबीएसई से पढ़ते हैं। सीबीएसई इज योर गीता, कुरान, बाइबल, जो मर्जी कर लो। तो बिल्कुल सही जवाब, पल्लवी का जवाब यह है, इंस्पायरिंग द एम्प्लॉय बोथ फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली। वेरी वेरी गुड। फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली वर्ड लिखना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डिफाइन किया, क्योंकि आगे फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग भी आने वाला है हमारे इसी टॉपिक में, मोटिवेशन में। तो कह रहा है मोटिवेशन मींस, हाँ जी, इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। समझ में बात है? और मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल। अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को क्या करना, इस मतलब कि उसको जो है काम करने के लिए, और जो गोल ऑर्गेनाइजेशंस का है उसको एकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए, जब कोई भी चीज कहा जाता है या बोला जाता है, राइट, तो उसे मोटिवेशन बोलते हैं, सिंपल सिंपल वर्ड में। तो मोटिवेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, स्टिमुलेटिंग दी पीपल, किसके लिए? टू एक्शन टू एकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। और अगर बोलो तो इसमें 3 टर्म है, ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछ देता है। एक होता है मोटिव, एक होता है मोटिवेशन, और एक होता है मोटिवेटर्स। तो मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, और मोटिवेटर्स क्या है? तो मोटिवेटर का मतलब इंसान, राइट ना? ठीक है। तो मोटिवेटर का मतलब क्या होता है? टेक्निक। सबसे पहले मोटिव, इनर स्टेट दैट, हाँ, एनर्जीज, एक्टिविटीज एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल्स arises out unsatisfied need and cause, हाँ जी, cause restlessness, process of stimulating people to action to accomplish desired goal, that is called motivation. And motivators क्या है? It is a technique used to motivate people, that is bonus, promotions or recognitions. तो motivators, समझ में आई बातें? मोटिव, motivation and motivators, so these are the 3 terms which you also need to understand. फिर है हमारे पास क्या, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन।
तो दीज आर दी फीचर्स, इसमें दो दो लाइन लिखा हुआ है। अब दोबारा यहाँ पे आपको पहले एक चीज ये दिखा दूं, तो देखो भाई सुपरविजन हमने पढ़ लिया, फिर हमें मोटिवेशन पढ़ना है। तो मोटिवेशन में ये सारी चीजें पढ़नी है, देखो जरा ध्यान से। ये मोटिवेशन में हमें जो पढ़ना है, एक तो मीनिंग, फिर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फीचर्स, फिर इसके प्रोसेस पढ़ने हैं, फिर मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ना है, फिर एक सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो मैस्लोज का थ्योरी आता है, ये ध्यान रख लेना, समझिए बात है। मैस्लोज का थ्योरी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, केस स्टडी वगैरह भी आ जाते हैं। और फिर लास्ट में है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। तो दो टेक्निक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, विच इज वेरी वेरी इजी, ये आसान है और इन सबको थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशंस का फीचर जो है आपको एनसीईआरटी से करा देते हैं। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ मोटिवेशंस। हाँ जी, यहाँ पे तीन टर्म था, मोटिव, मोटिवेशंस, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दिया, मोटिवेटर्स। फिर यहाँ पे आते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ मोटिवेशंस। तो फीचर्स कौन सा, सबसे पहला फीचर है इट इज एन इंटरनल फीलिंग, इट प्रोड्यूस गोल्स, मोटिवेशन कैन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो दीज आर दी फीचर्स। मतलब मोटिवेशन कैसा है, तो भाई साहब ये क्या होता है, इंटरनल फीलिंग होता है। इंटरनल फीलिंग का मतलब क्या है भाई, पढ़ो जरा। दी अर्ग ड्राइव्स डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग और नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, पीपल may have the urge to desire for possessing a motorbike, comfortable house, reputation in society. These urges and internal to an इंडिविजुअल। कहने का मतलब भाई मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग्स होता है। इंटरनल फीलिंग्स का मतलब क्या है भाई, जब हम फोन खरीदते हैं, जैसे हम बढ़िया फोन खरीदते हैं, चार मोबाइल वाला, तो हमें बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलता है, फीलिंग जो है काफी। अब देखो, एक जो बटन वाला फोन यूज करता है और एक जो है टच स्क्रीन वाला, और आजकल तो हर कोई टच करता है, उसमें भी बढ़िया बढ़िया होते हैं कई सारे। जैसे सपोज मैं वीवो का फोन यूज कर रहा हूँ और सपोज मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, तो किसमें ज्यादा जो है अच्छा फीलिंग लगेगा, बताओ भी बताओ। तो आईफोन वाले में। तो वो जब आईफोन खरीदते हैं तो इंटरनल फीलिंग बड़ा अच्छा होता है, राइट, हम बड़े बढ़िया फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इससे हमें सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, अरे वाह मजा आ गया। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको बढ़िया सैलरी दिया जाए, सैलरी, चलो सैलरी दे रहे हैं, साथ में उसको लंच भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, इंटरनल उसका फीलिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मोटिवेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। सेकंड क्या है, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल। तो हाँ जी, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब एग्जांपल के थ्रू समझो, द प्रमोशन इन द जॉब में गिव द एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। जब भी प्रमोशन हम देते हैं किसी इंप्लॉइज को, तो उसका परफॉर्मेंस जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है टुवर्ड दी अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है, राइट। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, कई बार मोटिवेशन नेगेटिव भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव ही हो मोटिवेशन, राइट और नॉट। तो पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवार्ड लाइक इंक्रीज इन सैलरी और पे, प्रमोशंस, रिकॉग्निशंस। और निगेटिव प्रमोशन में क्या होता है, यूजेस निगेटिव मीन्स लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, थ्रेटनिंग इटीसी और डीमोशन। अगर हम प्रमोशन की जगह डिमोशन कर देते हैं तो निगेटिव मोटिवेशन हो गया, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मोरल घट जाता है, फिर वो अच्छे से काम नहीं करता। कई बार कुछ गलतियां कर देता है तो हम उसका इंक्रीमेंट रोक देते हैं, हम उसको पनिशमेंट देते हैं, भाई तूने ये गलती करा है, तेरे को आज 4 घंटे ज्यादा काम करना है, समझे बात है, इसको ठीक करके दोबारा से ला, राइट। तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। फिर है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यस, मोटिवेशन कोई आसान प्रोसेस नहीं है, इवन मैनेजमेंट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट और नॉट। तो इंडिविजुअल आर heterogeneous in their expectations, perceptions, reactions. Any type of motivation may not have uniform effect on all members. फिर आगे बोला है क्या, मोटिवेशन का प्रोसेस। तो ऊपर में हमने 1 पढ़ा, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो ये हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो दीज आर दी 4 फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फिर आगे मोटिवेशन के प्रोसेस, राइट और नॉट। तो दीज आर दी मोटिवेशन प्रोसेस। तो क्या है इसमें, सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है। तो ये प्रोसेस जो है ये रहा, यूनिफाइड नीड, टेंशन, ड्राइव्स, सर्च बिहेवियर, सर्टिफाइड नीड एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो दीज आर व्हाट, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ से आप इसको पढ़ लो, मैं यहाँ से आपको पढ़ा देता हूँ तो काफी आसान तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोटिवेशन का प्रोसेस जो है ये रहा, अनसर्टिफाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सर्टिफाइड नीड्स एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो आप इसको ना यहाँ से आप पढ़ लोगे तो और आसानी से हो जाएगा। कुछ चीजें मैं यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ, टेंशन में बताना।
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आपको याद रख लेना है कि मोटिवेशंस के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट टेंशन which stimulates his or her drives. These drives generate a such behavior to satisfy such need. If such need is satisfied, the individual is relieved of the tensions. तो motivations process का मतलब क्या है? It is an unsatisfied need, tension, drives, such behavior, satisfied need, and then reductions of the tension. तो ये आपको सिर्फ पॉइंट याद रख लेना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब कि उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इसमें आओ, इसमें भी आपको वही सेम चीज आपको मिलेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन थर्ड पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन थर्ड पॉइंट यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, मोटिवेशन से हाँ जी हेल्प मिलता है किसमें, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। मोटिवेशन से हेल्प मिलता है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। सेकेंड क्या है, मोटिवेशन ऑल्सो हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स। जो इंप्लॉइज का निगेटिव एटीट्यूड होता है, राइट, अगर हम उस इंप्लॉइज को, मान लो कोई इंप्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, सही ढंग से, राइट और नॉट, वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा है, वेस्टेज ऑफ वर्क कर रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है, तो हम उसको कई बार ना मोटिवेट कर देते हैं। मोटिवेट कैसे, मोटिवेशन कैसे, मान लो उसकी सैलरी बढ़ा दी, मान लो उसको लंच अलाउंस दे दिया, और भी कई तरीके से अगर हम उसको मोटिवेट कर देते हैं, तो फिर इससे क्या हो जाता है, हाँ जी, नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है और जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, राइट। उसके बाद थर्ड है, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयर बाय सेव द कॉस्ट। एम्प्लॉय टर्नओवर का यहाँ पे क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है जो एम्प्लॉय को हम लोग पैसे वगैरह पेमेंट कर रहे हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको सैलरी वगैरह बोनस वगैरह सब देते हैं, तो एक तरीके से वो कॉस्ट है हमारे लिए। तो एम्प्लॉय का टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉय के जो खर्चे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से मोटिवेशन वगैरह करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो है जब बढ़िया से काम करेगा एम्प्लॉय वगैरह मोटिवेटेड होके, तो उससे हमारा खर्चा में क्या हो जाता है, सेव होता है। क्योंकि जो काम वो 2 दिन में करने वाला था एक ही दिन में करेगा, तो हमारे अल्टीमेटली कॉस्ट क्या है, सेव हो जाएगा। एक दिन का पैसा बच गया, एक तरीके से एक दिन की सैलरी बच गई, एक दिन का बिजली बच गया, एक दिन का सारी चीजें बच गया, राइट हो ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये क्या कह रहा, new recruitment and training, the main reason for high rate of employee turnover is lack of motivations. If managers identify motivational needs of employee and provide suitable incentives, उसकी सैलरी बढ़ा दी, पर्क बढ़ा दिया, लंच अलाउंस दे दिया, employee may not think of leaving the organization। फिर employee क्या करेगा, देखो इसमें ये भी आपको मेंशन करना है कि अगर मान लो हम किसी को मोटिवेट नहीं करते अपने एम्प्लॉय को, अगर अपने एम्प्लॉय की हम जब सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, तो इससे पता है क्या होगा, वो एम्प्लॉय हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है, जॉब छोड़ देता है। और अगर जॉब छोड़ेगा तो हमें फर्दर पता है क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शंस, हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी बताओ, और स्टाफिंग करना पड़ेगा। स्टाफिंग का मतलब भाई इंटरव्यू लो, सिलेक्शन दो, प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट करो, और फिर नए वर्कर को हायर करो। फिर हायर करोगे तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये सब में जो टाइम वेस्ट, कॉस्ट वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रहा है, तो इससे अच्छा पता है क्या करो, अपने स्टाफ का सैलरी बढ़ाते रहो, उसको इंसेंटिव देते रहो, इस तरीके से उसको मोटिवेट करो ताकि वो लंबे समय के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको पता होना चाहिए एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है। सभी जगहों पे अच्छी कंपनीज में इंक्रीमेंट का मतलब है एवरी ईयर उसका जो सैलरी है थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहता है ऑर्गेनाइजेशन वाले एम्प्लॉय का, स्टाफ का। वो इसलिए ताकि वो एम्प्लॉय जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। तो सैलरी बढ़ाना, दैट मीन्स उस सैलरी बढ़ाने से क्या होता है, एक तरीके से उनको मोटिवेशन करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, राइट और नॉट, जिससे वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। छोड़ के ना जाए तो इससे क्या होता है, हमारा अल्टीमेटली कॉस्ट सेव होता है और अल्टीमेटली रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। तो ये चीजें आपको इसमें लिखना है। फिर क्या, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटीज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। सम इंपॉर्टेंट रीजंस for absenteeism are bad working conditions, inadequate rewards, lack of recognitions, poor relations with the supervisors and colleagues, etc. Though sound motivation system, all these deficiency can be covered। कहने का मतलब क्या है, अगर बढ़िया मोटिवेशन होएगा उसको हम टाइम टू टाइम क्या होगा, अगर कई बार क्या होता है, देखो आपको रियल लाइफ का एग्जांपल बता देते हैं प्रैक्टिकल में। कई बार क्या होता है, अगर किसी इंप्लॉय से ना हमें ओवर टाइम कराना है, ओवर टाइम, या फिर कई बार शाम को मान लो 5 बजे ऑफिस खत्म होता है और कुछ ऐसे काम है, सपोज लास्ट डेट 31 मार्च को हमें अकाउंट वगैरह टैली नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं भाई तू एक काम कर, 1 घंटे और बैठ जा, 6 बजे तक काम करके दे दे, और
6 बजे तक काम करेगा ना, तो मैं तेरा क्या करूंगा, तेरे को एक्स्ट्रा अलग से 500 रुपए दूंगा, तेरे को अलग से चल लंच भी प्रोवाइड करा दूंगा इवनिंग वाला, ठीक है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक, को पिज्जा मंगा दिया, राइट है ना। तो इससे वो मोटिवेट हो जाता है, तो फिर वो 5 घंटे की जगह 5 बजे की जगह 6 बजे तक काम करके देगा, राइट ना। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट ना। तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते हो। फिर है मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंज स्मूथली। अगर कोई चेंजेस हमें लाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए अगर हम मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन सिंपली मतलब रिवॉर्ड, आप ये समझना, राइट हो ना। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या कि motivation helps manager to introduce changes smoothly without much resistance from people. Normally, for any change introductions in the organization, there may be resistance for changes. If manager can convince employees that proposed changes will bring additional reward to the employee, भाई साहब अगर हम ये चेंजेस लाएंगे तो इससे और तेरे को सैलरी बढ़ जाएगी और तेरे फायदा हो जाएगा, एम्प्लॉइज को हम बोल रहे हैं एज अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉय क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो चेंज है, नए चीजें हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, राइट ना। तो दीज आर दी व्हाट मोटिवेशंस की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है वह है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। कोई मेरे को बताएगा ये वाली मैस्लोज के बारे में कुछ पढ़ा हो, कुछ आपको पता हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, मैं थक गया। हाँ भाई हाँ, थोड़ा सा बताओ, तो थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, 20 मिनट और है, प्लीज रहना, ठीक है ना। हम थोड़ा सा चार्ट के थ्रू और थोड़ा सा शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। हम पढ़ रहे हैं अभी मोटिवेशंस, मैस्लोज में आ गए तो 3 ही पॉइंट 4 ही पॉइंट रह जाएगा इसके बाद। बताओ भाई बताओ, कोई यानी बताओ, मैस्लो नीड फॉर हायरार्की थ्योरी, इसके बारे में कोई कुछ पढ़ा होगा, राइट और नॉट। इसका शॉर्ट लिखा हुआ है पीज, बेसिक फिजिकल नीड, सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी नीड, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग्स नीड। हाँ जी, बताओगे कुछ कुछ, कोई भी चीजें थोड़ा बहुत बताओ, 2-4 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं जरा। हाँ जी, कोई कुछ बताना चाहेगा। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। वेरी गुड आलोक राज, बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई कुछ बताना चाहेगा। भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैस्लोज वाला, पढ़ के जाना, जिसने नहीं पढ़ रखा है इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, सही से समझ लो। ये आ जाता है तो फिर बच्चे ढूंढते रहते हैं, ये कहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो उसके बारे में छोटा मोटा हिस्ट्री है, वो चीज भी आप पढ़ लो। सिंस मोटिवेशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स, many researchers have studied about motivation from several dimensions and developed some theories. Some theories help to develop understanding about the motivational phenomena. Among these, Maslow needs hierarchy theory is considered. ये Maslow's need hierarchy theory जो है ना, ये motivations पे आधारित है, ठीक है, motivations पे आधारित है। इन्होंने जो थ्योरी दिया हुआ है, मैस्लो नाम था इनका, तो इन्होंने जो थ्योरी दिया है वो मोटिवेशंस पे आधारित है। मोटिवेशंस के लिए इन्होंने थ्योरी बनाया, क्या है वो पढ़ो। थ्योरी इज कंसीडर्ड फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशंस। लेट अस एग्जामिन इन द डिटेल। अब्राहम मैस्लो पूरा नाम था इनका, अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट इन अ क्लासिकल पेपर पब्लिश्ड इन 1943 outline the elements of an overall theory of motivations. इन्होंने क्या बोला, his theory was based on human needs. He felt that within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. 5 human needs होते हैं बेसिकली। तो कहीं पे भी जाओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनको मोटिवेट करना है तो ये 5 नीड ह्यूमन के सेटिस्फाई कर दोगे, सिंपल सी बात है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा है, basic psychological needs. These needs are most basic in the hierarchy and corresponding to the primary needs: hunger, thirst, shelter, sleep, sex are some examples of needs. In the organization's context, basic salary helps to satisfy these needs. तो जितनी भी ये नीड्स है उनकी, ये सारे के सारे, अगर उसकी अच्छी सैलरी होएगा, राइट और नॉट, अच्छा उसका रेम्यूनरेशन होएगा, तो इसके साइकोलॉजिकल नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है, और जिसकी वजह से इंसान, एम्प्लॉय, स्टाफ, वर्कर मोटिवेट हो जाता है, राइट नॉट। सेकेंड जो है सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो फैक्ट्री है, अगर उसमें हमने अच्छा सेफ्टी इक्विपमेंट लगा रखा है, तो वो भी क्या काम करता है, एम्प्लॉय के मोटिवेशन का काम करता है। अगर मान लो मैं फैक्ट्री में क्या करा रहा हूँ, काम करा रहा हूँ किसी से, फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री पटाखे की फैक्ट्री है, ठीक है भाई, पटाखे की फैक्ट्री है, दिवाली का समय सपोज आने वाला है मान लो, तो हमें पटाखे बनाना है ज्यादा,
हमने लेबर को हायर कर लिया। पटाखे की फैक्ट्री में मान लो आग बुझाने वाला यंत्र नहीं है, प्रॉपर पाइपलाइन पानी वाला नहीं है ताकि कभी इनकेस आग लग जाए तो भाई पानी से बुझा दे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है वो नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर सेफ्टी नहीं रहेगा, प्रॉपर ग्लव्स नहीं है, शूज नहीं है, राइट, मास्क नहीं पहन रखा बढ़िया से, तो ये क्या हो जाता है, इस टाइप के फैक्ट्री में क्या होगा, वो जो वर्कर लोग काम कर रहा होगा वो डर डर के काम करेगा, मोटिवेटेड नहीं रहेगा, फिर वो सही से काम नहीं करे। लेकिन अगर हमने सारी सेफ्टी मेजरमेंट उस फैक्ट्री में लगा दिया है, सारी इक्विपमेंट, तो एम्प्लॉय भी खुश रहता है, वर्कर एकदम मोटिवेशन रहता है कि हाँ भाई डरने की बात नहीं है, सारे सेफ्टी मेजर है, तो अच्छे से वो काम करता है। तो दैट इज व्हाट सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेकेंड क्या है, बेसिक नीड्स। थर्ड है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स। दीज नीड्स रेफर्स टू affection, sense of belongingness, acceptance and friendship. Fourth है estimate needs. These include factors such as self-respect, autonomy, status recognition, self-actualization need. It is the highest level of need in the hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of. Haji, becoming these needs include growth, self-fulfillment and achievement of the goal. So these are what? These are the needs. Simple you can say ये 5 चीजें होनी चाहिए। कहने का मतलब साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी, एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, कहने का मतलब जो उसे चाहिए, राइट नॉट। दीज नीड्स रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि उसको ये फील होना चाहिए कि भाई साहब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इस टाइप का माहौल होना चाहिए, इस टाइप का फ्रेंडशिप नेचर होना चाहिए स्टाफ और सुपरवाइजर के बीच। एस्टीमेट नीड्स, सॉरी एस्टीम नीड्स, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके क्या होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसका उसमें बना रहना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको जबरदस्ती नीचा दिखा रहे हैं, नहीं भाई नहीं, उसको भी हम एक जो मैनेजर है वो भी इम्प्लॉय से इस हिसाब से बात करेगा कि इम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ भाई मेरे को भी क्या कर रहा है, वो रेस्पेक्ट कर रहा है। एक बड़ा मैनेजर जो है छोटे इम्प्लॉय से ऐसे इस हिसाब से बात कर रहा है कि भाई उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत दे रहा है। तो जिस कंपनी में इज्जत मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड रहता है। कई बार क्या होता है ना, हम किसी इम्प्लॉय से काम करा रहे तेरे को पैसे दे रहे भाई ये काम करना तो करने, तो कई बार ऐसा होता है, तो फिर वो मोटिवेशन के अंदर नहीं आ जाता है, राइट और नॉट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। Self actual, it is the highest level of need in the hierarchy. That means it refers to drive becoming what one is capable of. जिस चीज में वो माहिर है, राइट और नॉट, तो उस हिसाब से उसको काम दिया जाना चाहिए, तो उससे वो ऑलरेडी मोटिवेटेड रहता है। तो दीज आर दी 5 एलिमेंट्स, और यू कैन से 5 थिंग्स which was given by हाजी मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, ए मैस्लो 1943 में उन्होंने एक क्या किया था, पब्लिश करा था अपना आर्टिकल, राइट। तो उसमें ये एलिमेंट्स उन्होंने बताया, राइट और नॉट। तो ये था मैस्लोस का। इसके अलावा यहाँ पे मैस्लो नीड हायरार्की, यहाँ पे लिखा हुआ इंडिविजुअल एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल, सेल्फ फुलफिलमेंट, स्टेटस, फ्रेंडशिप, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, हंगर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नीड्स, एफिलिएशन बिलोंगिंग, सेफ्टी सिक्योरिटी। तो ये इंडिविजुअल क्या है, राइट और नॉट, और ये आप इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन वाइज बना सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल, अचीवमेंट ऑफ गोल, जॉब टाइटल, राइट और नॉट, पेंशन प्लान, बेसिक सैलरी, कॉर्डियल रिलेशंस विद कलीग्स। तो ये चीजें होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाके वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो मोटिवेटेड रहता है। तो यहाँ तक ये बातें थी। फिर मैस्लो थ्योरी बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन, तो इसके कुछ अजम्पशंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। फिर ये बड़ा आसान है, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में 5 मिनट में ये चीजें कवर कराने का कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना जरा, राइट। और किसी को कुछ ना समझ में तो बताना। लिखो, ये रीड मैं कर देता हूँ फटाफट, देखो जरा। ये जो थ्योरी है बेस किस था, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सैटिस्फैक्शन ऑफ सच needs influencing their behavior. People needs are in hierarchical order, starting from basic needs to the higher level of needs. A satisfied need can no longer motivate a person, only next higher level needs can motivate him. A person moves towards next level of hierarchy only when the lower need is satisfied. कहने का मतलब ये सारी चीजें ये बता रहा है कि जो बेसिक नीड्स है, स्टार्टिंग के नीड फुलफिल हो गए तो आगे की नीड्स का जो है इसको ध्यान देना है, और एम्प्लॉय को जो उसके हायर लेवल की नीड्स है उस चीजों को फुलफिल करता रहेगा एक मैनेजर, तो अपने आप वो मोटिवेट होता रहता है, तो फिर अपने आप जो है फुल एफिशिएंसी से काम करते रहता है। ये नहीं कि नीचे लो लेवल का जो है हमें उसको नीड्स को सेटिस्फाई करना है, ऑलवेज हायर लेवल ऑफ नीड जो है उसके तरफ जो है हमें बढ़ते रहना। तो दीज आर दी अजम्पशंस है, राइट और नॉट। फिर मैस्लो थ्योरी फोकसेस ऑन द नीड्स एज अ बेसिस for motivation. This theory is widely recognized and appreciated. However, some of the propositions questions on his classification of needs and the hierarchy needs, but despite such criticism, the theory is still relevant because
needs, no matter how they are classified, are important to understand the behavior. It helps manager to realize the needs level of employee should be identified for motivation to him. तो ये सारी जो है नीड्स जो है अल्टीमेटली जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर लास्ट में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, तो इसको तो आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ। देखो ये तो बड़ा आसान है, ये काफी इजीली आप खुद ही समझ सकते हो। देखो भाई देखो, मोटिवेशंस के दो टेक्निक है, एक है फाइनेंशियल टेक्निक और एक होता है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। फाइनेंशियल टेक्निक का मतलब भाई साहब सिंपल, फाइनेंस का मतलब है पैसे वगैरह से किसी भी इंप्लॉय को मोटिवेट करना, पैसे वगैरह देके। और नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है बिना पैसों के। सर आवाज नहीं आ रहा है।
आज खत्म हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, एक सेकंड रुकना बच्चे।
यस, अब आवाज आ रही होगी, राइट और नॉट? हाँ जी। तो बस लास्ट वाला जो पॉइंट मैं ये बोल रहा था ये सुन लो, और कुछ नहीं है, बाकी मैंने कंप्लीट करा दिया जहाँ से छूटा है, तो ध्यान से देख लो। मैंने लास्ट में बस यही बताया था कि दीज आर दी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने बता दिया था। तो ये चीजें आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेना घर पे, राइट और नॉट? ये डिटेल में आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लो या कहीं से भी पढ़ लो, बाकी यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और मैं ये बोला था कि कुछ क्वेश्चंस है, आप चाहो तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस कर सकते हो और कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ 5 एमसीक्यूज ध्यान से पढ़ लो जरा, ये चीजें मैं बढ़ा देता हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है सारे सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, सुपरविजन। तो इसका आंसर है डेलीगेशन। चार कौन से एलिमेंट होते थे? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन और लीडरशिप। चार एलिमेंट होता है तो डेलीगेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाई द नीड्स इन हायरार्की ऑर्डर इज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है? बताओ भाई बताओ। हाँ जी, जो हायरार्की नीड है वो मैस्लो ने डेवलप किया था ना, अब्राहम मैस्लो। तो इसका आंसर ये है, राइट नॉट? ये छोटे छोटे आपके एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल इंसेंटिव? फाइनेंशियल कौन सा है? प्रमोशन नहीं, स्टॉक इंसेंटिव्स नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन नहीं, तो कौन सा इसमें? हाँ जी, स्टॉक इंसेंटिव। दिस इज फाइनेंशियल, इसमें लिखा होगा ना, ये रहा स्टॉक इंसेंटिव। तो स्टॉक में मतलब कि उसको स्टॉक दे देना, स्टॉक का मतलब शेयर्स वगैरह दे देना। दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। फिर है क्या? ग्राफेवाइन, ये भी कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। 6 है क्या? स्टेटस कम्स अंडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैरियर्स, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल, खत्म हो गया 2021 के लिए। सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाय नारायण मूर्ति इज, बताओ भाई, विप्रो इन्फोसिस सत्यम। तो ये थोड़ा सा इसने पूछ दिया है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो नारायण मूर्ति को जो कंपनी है ना, वो इन्फोसिस है, ठीक है? तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेना था, प्रोसेस ये इसी के नोट्स के अंदर है, आपको आंसर वगैरह सब चीज दिया हुआ है मैंने, राइट और नॉट? जो भी एनसीईआरटी की बुक का जो क्वेश्चन है, डिफाइन मोटिवेशन, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो नहीं आएगा। बैरियर्स ऑफ, ये भी नहीं आना है आपके 20। व्हाट इज सुपरविजन, तो ये भी, सुपरवाइजर कौन है? व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, राइट और नॉट? तो 4 होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशंस, राइट? तो दीज आर द क्वेश्चंस। एक्सप्लेन डिफरेंट वर्कर्स ग्रापेवाइन, तो ये भी नहीं आना 2021 के लिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो दीज आर द क्वेश्चंस एंड एज वेल एज आंसर। यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दैट, क्वेश्चंस और आंसर दोनों आप पढ़ लेना एक बार। बाकी जो भी आपका सैंपल पेपर वगैरह है उसके भी क्वेश्चन आंसर आप करना है, और ईमानदारी से 10 सैंपल पेपर करना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक, ठीक है भाई? इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है एक बार बताओ, फिर हम अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? काफी हद तक लर्न तो हो गया, पॉइंट्स तो रिमेंबर हो गया? यस और नो बोलो भाई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो, वेरी वेरी गुड।